और प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट को हम देख रहे हैं। सॉल्ट में सबसे पहले जितने भी सॉल्ट्स होते हैं, सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, वो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का मतलब क्या होता है? मतलब कुल मिलाकर वो अपनी मॉल्टन स्टेट में, अपने एक्वस सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी वो आयंस में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं? आयंस में टूट जाते हैं। इन मॉल्टन स्टेट, जब आप गर्म करोगे तो भी, या फिर आप इन्हें पानी में डालोगे तो भी, इन मॉल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट, एक्वस यानी कि जब आपने पानी में डाला स्टेट, दे डिसोशिएट इन आयंस, दे डिसोशिएट्स इनटू आयंस। ठीक है। और अगर ये आयंस में डिसोशिएट हो जाएंगे तो आयंस रिस्पॉन्सिबल रहते हैं काय के लिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। काय के लिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। दूसरी बात, ये आपके जो रहते हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें तो सॉल्ट्स आपके लगभग पानी में आपके सॉल्युबल होते हैं, कुछ एक सॉल्ट्स पानी में सॉल्युबल नहीं होते। आपने देखा है कौन कौन से नहीं होते हैं। ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। कौन कौन सॉल्युबल होते हैं? हाँ, देखो बेटा, सॉल्ट के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, आर सॉल्युबल इन वाटर, अगर सॉल्ट्स के बारे में हम बात करते हैं तो सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम के सारे सॉल्ट्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। आपको मालूम है, सारे सॉल्ट्स पानी में सॉल्युबल होते हैं। ऑल सॉल्ट्स आर सॉल्युबल इन वाटर, आर सॉल्युबल इन वाटर। अब बाकियों का क्या होगा? तो बाकियों के आपको मालूम है कि सभी के हैलाइड्स सभी के सॉल्युबल होते हैं, सभी कंपाउंड के हैलाइड्स सॉल्युबल होते हैं, सभी कंपाउंड्स के सल्फेट सॉल्युबल होते हैं। कौन सॉल्युबल होते हैं? सल्फेट सॉल्युबल होते हैं। सभी कंपाउंड के सल्फेट्स आपके सॉल्युबल होते हैं। ठीक है। इसमें बस थोड़े से एग्जाम्पल होते हैं जो आपको याद रखना है। देखो उसी चीज को अपन ने कितना शॉर्ट बना लिया। हैलाइड्स में कौन कौन इनसॉल्युबल होंगे? सिल्वर का, मरकरी का और लेड का। और लेड का आपको मालूम है, लेड का हैलाइड जो रहेगा वो हॉट वाटर में सॉल्युबल होगा और कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होगा। सल्फेट में हमें सिर्फ इतना याद रखना है, कैल्शियम का, बेरियम का और लेड का सल्फेट इनसॉल्युबल होता है। ये आपके क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं। बाकी आपके क्या होंगे? सारे के सारे सॉल्युबल है। ठीक है। अब जहां पर भी बात आ जाए आपकी, किसकी बात आ जाए कि जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं, तो नाइट्रेट में एक भी एक्सेप्शन नहीं है। नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स सभी आपके साथ सबके सब क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। नाइट्राइट्स, ठीक है, ये सभी के सभी सॉल्युबल होते हैं। ऑल सॉल्युबल, ऑल सॉल्युबल, इनमें तो एक भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। अब किसकी बात बची है? तो अब यहां पर बात बची है आपकी कार्बोनेट्स, सल्फाइड्स, ये सब क्या है? इनसॉल्युबल है। फॉस्फेट्स, ठीक है, फॉस्फाइड्स, ये सभी के सब क्या है? इनसॉल्युबल है। ठीक है। ऑल आर इनसॉल्युबल, और सभी के सब इनसॉल्युबल है। सिर्फ इसमें पॉजिटिव में कौन कौन? एक्सेप्ट किसे छोड़ दिया जाए? सोडियम, पोटेशियम और अमोनियम को छोड़ दिया जाए। तो इन्हें छोड़कर आपके इनके फॉस्फेट, इनकी फॉस्फाइड्स, इनके सल्फेट, सल्फाइड्स, ठीक है, इनके कार्बोनेट्स, इनके बाइकार्बोनेट सॉल्युबल होते हैं। बाकी सभी के क्या होंगे? इनसॉल्युबल होंगे। बस इतनी जरा सी बात आपको सॉल्युबिलिटी में याद रखनी है। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब हाइड्रोक्साइड्स के बारे में बात करेंगे तो वो तो आपके सॉल्ट्स है नहीं, वो तो आपके सॉल्ट्स है ही नहीं। और मैंने आपको बताया था हाइड्राइड में सोडियम, पोटेशियम, अमोनियम की आपकी ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स जो रहती हैं वो सॉल्युबल होती हैं, वो सॉल्युबल होती है। ठीक है। और इसमें कैल्शियम की भी जो हाइड्रोक्साइड होती है वो भी क्या होती है? सॉल्युबल होती है। बस सोडियम में
आपको जो खास बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एंड KSCO3 KHCO3 ये सॉल्युबल होंगे क्योंकि सोडियम के हैं, लेकिन ये स्पेरिंगली सॉल्युबल होंगे। क्या होंगे? स्पेरिंगली सॉल्युबल। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई बात? नहीं आई? अब यहीं पर एक और टॉपिक आता है बेटा जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ ये सॉल्युबिलिटी की बात हो गई, किसकी बात हो गई है? सॉल्युबिलिटी की बात हो गई। अब सॉल्युबिलिटी की बात हुई है तो सॉल्युबिलिटी में एक और पॉइंट आता है, वो ये आता है कि सॉल्युबिलिटी वेरीज विद टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी वेरीज विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी? नहीं, ऐसा हमेशा नहीं होता है। कुछ एक की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और कुछ एक की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें पोटेशियम नाइट्रेट की, तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, पोटेशियम ब्रोमाइड की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, कुछ एक की सॉल्युबिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है टेम्परेचर बढ़ाने पर, एक टाइम तक बढ़ती है और एक टाइम तक कम हो जाती है। तो कैल्शियम सल्फेट के बारे में बात करें, जैसे कैल्शियम सल्फेट, तो शुरू में आप इसे गर्म करोगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, इसकी सॉल्युबिलिटी शुरू में आपकी बढ़ेगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे, और उसके बाद फिर डिक्रीज होने चालू हो जाएगी। फर्स्ट solubility increases with increase in temperature, increases with increase in temperature, then हाँ, with increase in temperature then decreases, कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आई है बात? कुछ एक की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते कम हो जाती है। अब देखो, कभी भी आप चूने को पानी में घोलते हो तो वह उल्टा हीट निकालती है। क्या करती है? हीट निकालती है। तो वह खुद हीट निकाल रही है, तो अगर आप उसे गर्म करोगे तो क्या होगा? वह सॉल्युबल नहीं होगी, वो इनसॉल्युबल हो जाएगी। तो वो सॉल्युबल किसमें होता है? कोल्ड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, जितने भी हाइड्रोक्साइड रहते हैं या आपके ऑक्साइड्स रहते हैं जिसे आप पानी में डालते हो, तो पानी में डालने पर ऐसा नहीं होता है कि उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़े, उनकी सॉल्युबिलिटी घटती है, उनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर बढ़ाने पर घटती है। इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात, जैसे अब एसिड ही हो गया, तो एसिड ज्यादा सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, हॉट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होता। ऐसे बेसिस भी कोल्ड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं, हॉट वाटर में ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते। एसिड एंड बेसिस solubility decreases with increase in temperature, with increase in temperature। समझ में आ गई बात? ठीक है, कुछ सॉल्ट्स ऐसे भी होते हैं जिनकी सॉल्युबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट ही नहीं पड़ता है टेम्परेचर का। वो कौन होता है? वो होता है जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, हैज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। आप टेम्परेचर चाहे जितना बढ़ा लो, सॉल्युबिलिटी इसकी इतनी रहेगी। अब देखो, शक्कर हम पानी में घोलते हैं, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे शक्कर और घुल जाएगी। चाशनी कैसे बनती है? ऐसी तो बनती है, टेम्परेचर बढ़ाया तो वो और घुल गई। जैसे एक पानी के अंदर हमें शक्कर घोलनी है तो उसकी एक लिमिट होती है कि भाई 100 ग्राम पानी है, 100 ग्राम पानी है, तो उसके अंदर हमने कह दिया 10 ग्राम शक्कर घुलेगी। 10 ग्राम से ज्यादा घुलेगी नहीं, उसके बाद में घोलोगे तो वो नीचे सेटल हो जाएगी, वो घुलेगी नहीं उसके अंदर। पर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा? उसमें और घुल जाएगी, 10 ग्राम घुल जाएगी, 20 ग्राम भी घुल जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाती जाओगी, घुलती जाएगी, तो वो क्या बना लेती है? चाशनी बना लेती है। क्या बना लेती है? पर नमक के साथ में ऐसा नहीं है। नमक जितना घुलना है उतनी घुलेगा, आप चाहे जितना टेम्परेचर बढ़ा लो, चाहे जितना टेम्परेचर घटा लो, उसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। नमक को जितने पानी में जितना घुलना है उतने का उतना ही घुलेगा। कौन सा नमक? NaCl, टेबल सॉल्ट के बारे में बात हो रही है। नमक तो ये सभी हैं, ये सभी सॉल्ट्स हैं। क्लियर है? चलिए, अब दूसरी फिनोमेना पे आते हैं जिसे हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है? तो देखो, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक हाइड्रो और एक लिसिस। हाइड्रो मीन्स हो गया वाटर और लिसिस मतलब हो गया ब्रेकिंग, यानी वाटर से हम इसकी ब्रेकिंग करेंगे सॉल्ट की, या सॉल्ट से वाटर की ब्रेकिंग करेंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। अगर डिफाइन करने चलेंगे तो इसका अपने आप में डिफाइन करने में हमें जो डेफिनेशन भी यहाँ पर जरूरत पड़ेगी वो ये होगी कि phenomena due to which salt formed by a weak acid and a strong base or by a strong acid or a weak base results with water to give an acidic or an alkaline solution is known as hydrolysis। नहीं आई बात समझ? when we dissolve
सॉल्ट इन वाटर, जब पानी में हम किसी सॉल्ट को डालते हैं, देन सॉल्यूशन आइदर बिकम्स एसिडिक और बेसिक और इट कैन बी न्यूट्रल। अगर एक सॉल्ट को आप पानी में डालते हो तो वो पानी एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है, या वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो हमें कैसे मालूम चलेगा? हमने किसी अगर सॉल्ट को पानी में डाला तो वो एसिडिक हो गया कि वो बेसिक हो गया कि वो न्यूट्रल है, हमें कैसे मालूम चलेगा? तो वो हम हाइड्रोलिसिस की फिनोमेना को जब समझ लेंगे तो आप किसी भी सॉल्ट को आराम से देखकर बता दोगे कि हाँ भैया ये एसिडिक हो जाएगा कि ये बेसिक हो जाएगा। तो आप बाकायदा उसे चेक भी कर सकते हो, जिससे यूनिवर्सल इंडिकेटर से। ठीक है, कैसे? चलिए समझते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा जो हमारा सॉल्ट होता है वो किस किस से मिलकर बनता है। सॉल्ट किस किस से मिलकर बनता है? तो हमें ये मालूम है कि अगर हम एक एसिड और एक बेस को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट एंड वाटर। नहीं आई समझ? जैसे हमने यहां पर देखना, हमने लिया एसिड HCl और हमने लिया बेस NaOH। तो हमें ये मालूम है कि यहां पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? NaCl का। और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? H2O का। कैसे हुआ? जरा इस फिनोमेना पे गौर करना। इसने क्या दिया? H+, इसने क्या दिया? Cl-, इसने क्या दिया? Na+1, इसने क्या दिया? OH-1। ये इसके साथ में मिला तो इसने क्या बनाया? NaCl। और ये इसके साथ में मिला तो इसने क्या बनाया? H2O। अच्छा, तुम जस्ट इसका ऑपोजिट करके देख लो जरा। इसे तोड़ो Na+1 में, इसे तोड़ो Cl- में, इसे तोड़ो H+ में, और इसे तोड़ो OH- में, और इसे इसके साथ मिला दो, इसे इसके साथ मिला दो, तो क्या वापस यही रिएक्शन नहीं हो जा रही है? यानी अगर एक सॉल्ट में अगर आपने पानी मिलाया तो उसका वापस एसिड और बेस का फॉर्मेशन हो जाएगा कि नहीं होगा? प्रैक्टिकली नहीं होगा, थियोरेटिकली हो जाएगा। नमक को पानी में तुम डाल दोगे तो क्या HCl और NaOH बन जाता है? कभी कभी गला बैठ जाता है तो नमक के गरारे करते हैं, तो क्या उसमें एसिड और बेस दोनों आ गया? नहीं आया ना। पर थियोरेटिकली तो पॉसिबल है, थियोरेटिकली तो बना सकते हो। आप किसी भी नमक में पानी मिलाओगे तो कम से कम थियोरेटिकली आप ये बता सकते हो कि उसके माँ बाप कौन है, मतलब उसका एसिड कौन है, उसका बेस कौन है। सॉल्ट को एक्चुअल में क्या कहा जाता है कि इसके पेरेंट्स कौन है? एसिड और बेस। तो ये किस एसिड और किस बेस से मिलकर ये सॉल्ट बना है, क्या आप ये पता नहीं लगा सकते हो? थियोरेटिकली लगा लोगे ना, थियोरेटिकली लगा लोगे ना। जैसे देखना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कह दूं, मैंने आपसे ये बोल दिया फेरिक नाइट्रेट FeNO3 का होल थ्राइस, मैंने कहा ये एक सॉल्ट है, बताइए इसके एसिड और बेस यानी इसके माँ बाप कौन है, किस एसिड और बेस से मिलकर बना? तो हम क्या कर दें, हम सिंपली इसे तोड़ दें। किस में तोड़ दें? इसे तोड़ दें Fe+3 में। इसे किस में तोड़ दिया? NO3-1 में तोड़ दिया। इसे किस में तोड़ दिया? H+1 में तोड़ दिया। इसे किस में तोड़ दिया बेटा? OH- में तोड़ दिया। इसे इसके साथ लगा दो भैया, क्या बन गया? इसे इसके साथ लगा दो भाई, क्या बन गया? FeOH का होल थ्राइस। तो एसिड कौन सा है? HNO3। और बेस कौन सा है? फेरिक हाइड्रोक्साइड। इससे मिलकर बने। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नहीं है ना प्रॉब्लम? ठीक है। तो अब देखो, जिस एसिड और बेस से मिलकर बन रहे हैं, जिस एसिड और बेस से मिलकर बन रहे हैं ये, ठीक है, तो एसिड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड। ऐसे ही बेस को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और एक होते हैं वीक बेस। समझ में आई? बात नहीं आई? एक स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, एक वीक बेस होते हैं। एसिड भी ऐसे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, एक वीक एसिड होता है। ठीक है, तो अब हमारा सॉल्ट अगर इस कैटेगरी के हिसाब से देखें, देखना एसिड कितने टाइप के हो गए बच्चे? एसिड कितने टाइप के हो गए? दो टाइप के हो गए। एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड, एक हो गया वीक एसिड। वेरी गुड, वीक एसिड हो गया। बेस कितने टाइप के हो गए बच्चे? एक हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और एक कैसा हो गया? वीक बेस हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो एसिड को बनाओगे तो देखो, एसिड तो सॉरी सॉल्ट जो बनता है, सॉल्ट तो एसिड और बेस से मिलकर बनता है ना। तो हमारा सॉल्ट कैसा कैसा हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, वीक एसिड वीक बेस का, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का।
ठीक है, या वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। तो 4 टाइप के सॉल्ट हो गए कि नहीं, 4 टाइप के सॉल्ट हो गए कि नहीं हो गए। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर ये लिख लेंगे कि हमारे सॉल्ट्स कितने टाइप के हो गए। तो सॉल्ट्स हमारे 4 टाइप के हो गए हैं, सॉल्ट्स 4 टाइप के हो गए हैं, 4 टाइप के हो गए हैं। कौन कौन से 4 टाइप, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। चलो स्ट्रॉन्ग बेस कर ले रहे भैया की बात मान ले रहे हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस। चलो दूसरा बोलो, वीक एसिड प्लस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड, एक को स्ट्रॉन्ग कर दो, एक को वीक कर दो, वीक बेस। और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। 4 टाइप के सॉल्ट हो गए कि नहीं हो गए भैया, ठीक है। अब हमें मालूम है एसिड हमारे कौन कौन से स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन कौन से वीक होते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है, ये भूल गए। वीक एसिड बहुत कम होते हैं, सिर्फ 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं वीक। कौन कौन से होते हैं, HF, कौन सा होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और कौन सा होता है भैया, H2S, और कौन सा होता है भैया बोलो, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड, और कौन सा होता है भैया N3H हाइड्राजोइक एसिड, और कौन सा होता है भैया, सारे ऑर्गेनिक एसिड RCOH, सारे ऑर्गेनिक एसिड इसमें आते हैं। ये सब क्या है, बस अगर आपको ये याद है कि ये वीक एसिड है तो बाकी को देख लेना, तो बाकी सब क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। बाकी सब क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएंगे। अब बेस में आ जाए, किस में आ जाए, बेस। तो बेस स्ट्रॉन्ग बहुत कम होते हैं, बेस स्ट्रॉन्ग बहुत कम होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है लीना की रफ से फरियाद, हाइड्रोजन को छोड़ देना, इसमें ट्रांजिशन को छोड़ देना, वो रेडियो एक्टिव होता है, ठीक है। और सेकंड ग्रुप में आ जाओ, बेटा मांगे कार स्कूटर बात रोया, याद है कि नहीं है, ठीक है। तो इनकी हाइड्रोक्साइड्स बनाते हो तो ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो क्या अब नहीं पहचान पाओगे आपका सॉल्ट कौन सा है। जैसे अभी हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, किस चीज के बारे में बात कर लेते हैं, हम एक सॉल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा सॉल्ट ले लें बताइए, चलिए हम इसी को ले लेते हैं जो अभी हमने लिया था, फेरिक नाइट्रेट। जब हमने इसमें पानी मिलाया तो हमारा क्या बना था, FeOH का होल थ्राइस, और क्या बना था, HNO3। HNO3 कैसा एसिड है बच्चे, कैसा एसिड है, अरे वीक है, वाह मेरे लाल, दिख रहा है इनमें कहीं, है आंख के अंदर नाम नहीं सुख, दिख रहा, स्ट्रॉन्ग है ना। तो ये कैसा हो गया, ये हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। और फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसा है, वीक बेस, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में नहीं आता, ये वीक बेस है, तो ये हो गया वीक बेस। तो आपका ये सॉल्ट कैसा है, दिस द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। समझ में आई ये बात, नहीं आई, किसी को भी आराम से पूछ सकते हो कि नहीं इसमें से। मैंने बोल दिया कैल्शियम कार्बोनेट, बताओ जरा जल्दी फटाफट कैसा है आपका ये, किस टाइप का सॉल्ट है। पानी मिलाओ, पानी मिलाओ, इसे तोड़ो H+ में, इसे तोड़ो OH नेगेटिव में, इसे तोड़िए किसमें, Ca+2 में, इसे तोड़िए किसमें, CO3-2 में, इसे इसके साथ लगाइए, H2CO3 का फॉर्मेशन हुआ, इसे इसके साथ लगाइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। H2CO3 कैसा एसिड है, वीक एसिड है, कैसा है, वीक एसिड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो आपका ये कैसा सॉल्ट हुआ, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तुरंत पता लगा लिया आपने, समझ में आई बात, समझ में आ गई बात। अब देखो मैं बहुत आराम से आपको बताता हूं क्या चीज, वह ट्रिक जिससे आप बहुत आराम से बता दोगे। अगर आपका एक सॉल्ट है जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का बना हुआ है, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम बात कर लेते हैं। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो अपना इफेक्ट दिखाएगा। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है तो ये सॉल्यूशन एसिडिक बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड, वो अपना इफेक्ट दिखाएगा, अपना इफेक्ट दिखाएगा। अभी मैं इसकी पूरी मैकेनिज्म भी बताऊंगा, चिंता नहीं करना कैसे निकालेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा।
तो यहाँ क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा तो इसका पीएच हमेशा क्या आएगा, लेस देन 7। एसिड का पीएच लेस देन 7 होता है। अब यहां कौन स्ट्रांग है, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, अगर ऐसे सॉल्ट्स को पानी में डालते हो तो ये बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है। आपको भी प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा इसका मैं। और इसका पीएच कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। बेस का पीएच 7 से ज्यादा होता है। और जब दोनों ही स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा, तो भैया सॉल्यूशन बनेगा न्यूट्रल। कैसा बनेगा, ये हमेशा न्यूट्रल रहेगा, दोनों ही स्ट्रांग है भैया, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, वीक एसिड और वीक बेस है तो क्या होगा, तो सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे डिपेंड करेगा। तो अभी ये मैं समझाऊंगा आपको, पूरी इसकी मैकेनिज्म बताऊंगा, ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आई? ठीक है, तो यहां पर ये 2 केसेस में तो आप देखकर ही तुरंत बता दोगे। ठीक है, तो अब मुझे बताइए फटाफट, इसमें सॉल्यूशन एसिडिक होगा कि बेसिक होगा, पानी में डालेंगे तो ये कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। यानी पीएच कैसा हो गया, 7 से छोटा। अच्छा, ये कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ठीक है, तो पीएच कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 7। NaCl लिया, इसे पानी में डाला, सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बताओ कैसा सॉल्ट है ये, निकालो क्या क्या बन रहा है यहाँ। अरे इस सॉल्यूशन को किसमें तोड़ा, Na+1 में, और इसे किसमें तोड़ा, Cl- में। ये तो अपने आप ही तोड़ लो, H+ और OH लगाओ तो बनी बात है यार। इसके साथ तो पॉजिटिव ही आना है, तो क्या बना, HCl। इसके साथ नेगेटिव आना है, क्या बना, NaOH। ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, सॉल्यूशन क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। अरे नमक को पानी में डाल के गरारे करते हो, क्या एसिडिक होता कि बेसिक होता, वो न्यूट्रल होता है। कैसा होता है, एसिडिक या बेसिक होता तो गरारे नहीं कर पाते। समझ में आ गया, सॉल्यूशन न्यूट्रल है। पीएच कितना हो गया, 7। आ गया समझ में। चलो आज इतना ही।